Dear student, today we are going to start a new chapter that is known as flotation. और इस फ्लोटेशन में हम लोग इस चीज के बारे में पढ़ेंगे, क्या आप जानते हैं? दैट्स गुड. फ्लोटेशन मीन्स कि ऑब्जेक्ट फ्लोट कैसे करता है. आपने बोट पे सवारी की होगी. वेल ऑब्वियस, इट इज वेरी कॉमन थिंग. तो जब भी आप बोट पे बैठते हैं तो आप क्या देखते हैं? बोट पानी के अंदर चलती है, पानी के ऊपर? ऑब्वियसली पानी के ऊपर. कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? नहीं. तो आज हम लोग सोचेंगे और आज हम लोग देखेंगे कि फ्लोटेशन क्या है और बोट किस तरीके से तैरती है. चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना डे 1 विद द फ्लोटेशन. और इस डे में हम लोग क्या पढ़ेंगे देखते हैं. उसमें सबसे पहले इसमें देखेंगे हम व्हाट इज थ्रस्ट एंड प्रेशर. थ्रस्ट और प्रेशर के बाद हम लोग देखेंगे कुछ डेली लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर. फिर प्रेशर फ्लूइड्स में कैसे वर्कआउट करता है, बायंसी क्या होती है. अब हम शुरू करते हैं अपने डे को with thrust and pressure. Here is a well-known definition for that. The thrust is the force or push acting on an object perpendicular to its surface. कोई भी thrust है which is been known as a force, वो किसी भी object के ऊपर अगर अप्लाई होता है that is always perpendicular. That means अगर हम force को अप्लाई कर रहे हैं and that will be perpendicular to the surface of the object. अब इसी रूल के ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो भी इफेक्ट है थ्रस्ट का that depend upon the area on which it is act. तो जो भी थ्रस्ट है, जो भी फोर्स है, वो डिपेंड करता है कि कितने एरिया पे लगाया जा रहा है. चलिए यहाँ पे हम देखते हैं रॉकेट का एग्जांपल दिया हुआ है. नॉर्मल सी बात है, अगर हम अपने आपको नॉर्मल डेली लाइफ से रिलेट करते हैं तो दिवाली का रॉकेट तो सबने छोड़ा होगा. तो हम दिवाली के रॉकेट का एक एग्जाम्पल लेते हैं. दिवाली के रॉकेट में यहाँ स्टिक लगी होती है और यहाँ पे एक पलीता जिसे कहते हैं, दैट इज द बेसिकली वायर विच टू बी बर्न. और जिसको बर्न करने के बाद जिसको हम फायर जैसी करते हैं, तो इसके अंदर जो गन पाउडर होता है, उस गन पाउडर को निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है. ऊपर से कैप लगी होती है, बंद होता है. जैसे ही फोर्स के साथ वो गन पाउडर बर्स्ट होता है और नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, रॉकेट हमारा परपेंडिकुलरली ऊपर चला जाता है, सीधे अगेंस्ट टू द फोर्स विच इज बीन अप्लाइड ओवर देयर. इसको हम देखने के लिए बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं. एक रॉकेट दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए गया. अब जब हुआ तो यहाँ पे ये ड्रैग फोर्स क्रिएट हो रहा है और ड्रैग फोर्स के अगेंस्ट जो है वो थ्रस्ट फोर्स क्रिएट हो रहा है, जहां पे ये ऑब्जेक्ट उड़ के जा रहा है. यहाँ पे दो चीजें हैं. जब भी ये फोर्स लग रहा है तो ऑब्जेक्ट लिफ्ट हो रहा है, बट किसके अगेंस्ट लिफ्ट हो रहा है? ग्रेविटी के अगेंस्ट. दैट मीन्स हमने एक फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट के ऊपर और उस ऑब्जेक्ट को हमने परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ पुश कर दिया. आइए हम इन दोनों चीजों को अलग अलग देखते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे प्रेशर को. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, हमारे पास ब्लू बोर्ड है जिसके ऊपर हमने वुडन ब्लॉक से फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर. एक और एग्जांपल दिया हुआ है थंब पिन का. आप लोग सॉफ्ट बोर्ड यूज करते होंगे या कभी आपने पिन का यूज किया होगा. तो कभी भी अगर आपने पिन को थोड़ा भी तिरछा करके लगाया तो वो सॉफ्ट बोर्ड में इजिली पुश नहीं होती है. रीजन जानते हैं क्यों? क्योंकि उस टाइम जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है. यहाँ पे आपने इस पिन को इस बोर्ड के ऊपर अप्लाई किया और ऊपर से परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, यानी कि जो फोर्स लग रहा है दैट इज टू द 90 डिग्री और वो पिन इजीली जो है वो बोर्ड के अंदर चली जाती है. दिस इज ऑल अबाउट द प्रेशर. डेफिनेशन यहाँ पे क्या है? प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन एन यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट. फोर्स वो चीज है जो कि परपेंडिकुलर यूज होती है किसी भी यूनिट एरिया पे जो ऑब्जेक्ट आपके सामने मौजूद है उस पे. तो यहाँ पे इस वुडन ब्लॉक ने इस एरिया के ऊपर फोर्स क्रिएट किया, इस पिन ने यहाँ पे जो बोर्ड है इसके ऊपर फोर्स क्रिएट किया. दैट मींस इफ द कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया विल बी लेस तो ऑब्वियसली पिन इजीली बोर्ड के अंदर पुश हो जाएगी. चलिए दैट हम इसका फॉर्मूला देखते हैं. इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है. दैट प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. दिस फोर्स अभी तक जिसको हम थ्रस्ट पढ़ रहे थे, दैट थ्रस्ट इज द फोर्स और अपॉन एरिया, कितने एरिया पे वो फोर्स लग रहा है. और अब अगर आप इसको देखें तो सिंपल सी चीज सामने आती है कि जो भी प्रेशर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द एरिया एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द फोर्स अप्लाइड. तो बहुत सीधी सी चीज है. आप लोग इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा कि अगर हमारा एरिया ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली प्रेशर कम हो जाएगा और अगर हमारा एरिया कम होगा तो ऑब्वियसली प्रेशर ज्यादा हो जाएगा. उसी तरीके से जितना ज्यादा प्रेशर हो रहा है उतना ही हमें फोर्स लगाना पड़ेगा. दैट मीन्स अगर फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं
तो ऑब्वियस ही बात है प्रेशर भी ज्यादा होना चाहिए। चलिए अब यहां देखते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या है। इसकी एसआई यूनिट जो है दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर। डू यू नो व्हाई दिस इज न्यूटन मीटर स्क्वायर? क्योंकि फोर्स का जो एरिया, फोर्स जो है इसकी यूनिट जो होती है दैट इज न्यूटन, और जो हमारा एरिया होता है इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो अगर ये हमारा फोर्स न्यूमिनेटर में है और एरिया डिनोमिनेटर में है, ऑटोमेटिकली इट विल कम इन डिनोमिनेटर, दैट मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड दैट इज नोन एज पास्कल। क्लियर? नाउ यहां पे हम बहुत अच्छा एग्जांपल देख रहे हैं प्रेशर का। एक टैंक हमारे सामने है, थाउजेंड्स ऑफ केजी का, वो चेन के थ्रू चल रहा है हेल्प से, और सैंड के ऊपर चल रहा है, हजारों किलो का वजन, और सैंड के ऊपर कितना इजीली रन कर रहा है। डू यू नो व्हाई? अभी बताते हैं आपको कैसे होता है ये। इस एनिमेशन में हम देख रहे हैं यहां टायर्स के बीच में चेन लगी हुई है। टायर तो पतले हैं पर ये चेन का एरिया इज वेरी मच, दैट प्रोवाइड अ लार्जर एरिया। और ये टैंक का एरिया यहां से इस पोर्शन से टच नहीं है, बट यहां से लेके लास्ट तक ये इसकी बॉडी जो है दैट इज बीन अटैच टू द सरफेस। अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि जब अभी बताया था मैंने आपको, प्रेशर कब कम हो जाएगा? जब एरिया ज्यादा होगा। दैट मीन्स कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया ज्यादा हो गया और प्रेशर कम, तो हमारा ये टैंक इजीली सैंड के ऊपर चल पा रहा है। अब सोचिए जरा, अगर हमने इसकी चेन निकाल दी तो क्या होगा? एरिया कम हो जाएगा। तो पता है आपको क्या कंडीशन होगी? चलिए दिखाते हैं आपको क्या कंडीशन होगी। हमने यहां पे चेन निकाल दी, अब हम इस टैंक को रेत पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एनिमेशन में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि हजारों किलो का जो ये टैंक है ये सैंड में धंस गया है नीचे की तरफ, क्योंकि कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया कम हो गया और प्रेशर ज्यादा हो गया। दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट कैन इजिली बी सिंक इन द सब्सटेंस इन विच इट इज बीन कैप्ट और इट इज मूविंग ऑन इट। तो टैंक को चलने में बहुत दिक्कत होगी। एक बार और देखिए एनिमेशन में, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये धीरे धीरे जो है सैंड के अंदर दबता चला जा रहा है और ये धंस गया है। दिस इज ऑल नीड टू बी नो अबाउट कि प्रेशर किस तरीके से वर्कआउट करता है। तो प्लीज रिमेंबर अबाउट दैट कि अगर आपको प्रेशर के बारे में ध्यान रखना है तो एरिया कम होना चाहिए तभी प्रेशर ज्यादा होगा। अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, इलस्ट्रेशन नंबर 1। फोर्स ऑफ 200 न्यूटन is applied on an object of area 4 meter square। तो हमें इसका प्रेशर पता करना है। Do you know the formula? अभी हमने पढ़ा था फॉर्मूला। Yes, that is what we need to know about. Okay. तो यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो आपके सामने बिल्कुल क्लियर हैं। फोर्स भी दिया हुआ है, गिवन चीज दी हुई है, एरिया दिया हुआ है, एंड फॉर्मूला हमारे पास है फोर्स अपॉन एरिया। तो हम फोर्स की जगह 200 न्यूटन रखेंगे और एरिया की जगह 4 रख देंगे। And here is the solution about that, 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर का प्रेशर क्रिएट होगा। Okay, now another example is there in front of you. A woman wearing sharp heeled sandal। बहुत कम एरिया होगा शार्प हील्ड सैंडल का, एरिया कम तो प्रेशर जा रहा। वेरी गुड। इफ द मास ऑफ द वुमेन इज 60 kg, मास की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, वेट की बात नहीं हुई है, मास की हुई है, तो आपको क्या चीज अप्लाई करनी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड जो हील का एरिया है वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड वी नो अबाउट दैट। सेंटीमीटर स्क्वायर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? स्टैंडर्ड यूनिट, दैट इज मीटर स्क्वायर में। तो हमें क्या पता करना है? प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड पे कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है इफ इट इज जस्ट स्टैंडिंग ऑन वन हील, अगर वो सिर्फ एक पैर की हील पे खड़ी हुई है। चलिए देखते हैं हम लोग गिवन और सॉल्यूशन को कैसे करेंगे। यहाँ पे पिक्चर दिखाई हुई है कि एक हील पे खड़ी है तो कितना प्रेशर क्रिएट होगा। सो इन दिस केस वी नो अबाउट दैट कि हमें जो फोर्स निकालना है, तो फोर्स के लिए फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू m इंटू जी। तो यहां हमारा मास दिया हुआ है 60 kg का, एंड वी नो अबाउट द ग्रेविटी दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगा 60 इंटू 10 न्यूटन, दैट इज 600 न्यूटन का। ये तो फोर्स क्रिएट हो रहा है उस लेडी के बॉडी से। नाउ
एरिया हमें पता है, तो एरिया को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर स्क्वायर बहुत सिंपल से ध्यान रखिए, 1/100 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और यहां हम बात कर रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर की। दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/100 इंटू 100, दैट मीन्स वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब इस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं फॉर्मूला में, वी नो द फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, दैट मीन्स फोर्स अपॉन एरिया। तो हमारे पास दोनों चीजें हैं, फोर्स भी है और एरिया भी है। यहां पे ये वैल्यू ऊपर कैसे आ गई आपको पता है, 600 तो हमारे पास फोर्स है इंटू 1 अपॉन 10,000 था, ये 1000 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, so it will come into 600 into this value, clear? Now the calculation is there, और जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, this much amount of force will be created, great? So this has been known as Newton meter square, is known as Pascal also, so we can just put the value of Pascal over here. Do you know how much force is there? So ones, tens, 100,000, 10,000, lakh and 10 lakh, 60 lakh Pascal force would be there. Very clear? That's good. Now some more things are there regarding to this pressure related to our daily life. डेली लाइफ में कैसे वर्कआउट करता है, उसका छोटा सा एग्जांपल आपका स्कूल बैग भी है। कभी कभी आपके स्कूल बैग की अगर स्ट्रिप्स जो होती हैं वो अगर पतली हैं और आपके बैग में वेट ज्यादा है, तो आप अपने शोल्डर्स पे कुछ प्रेशर फील करते हैं जिसकी वजह से पेन होता है। तो आजकल के जितने भी स्कूल बैग्स आ रहे हैं उनका ऊपर जो शोल्डर स्ट्रैप होता है दैट इज मच मोर ब्रॉडर एंड सॉफ्ट। तो आप अगर अपने बैग में कितना भी सामान रख लेंगे, एरिया ज्यादा होने की वजह से प्रेशर कम क्रिएट होगा, दैट मीन्स आपको इजी गोइंग हो जाएगा। वही चीज हर जगह अप्लाई कर रही है। अगर हम ब्रीफ केस का बैग भी एक बहुत पतली रस्सी का बना दें, अगर हम उसे उठाने की कोशिश करें तो आप ज्यादा देर तक उस वेट को नहीं उठा सकते। यू कैन डू द एक्सपेरिमेंट एट योर होम ऑल्सो, जस्ट 10 kg 5 kg का कोई भी एक चीज लीजिए, उसको एक ऐसे बैग में रखिए जिसके स्ट्रिप्स बहुत पतली हो, और अगर आप उसको उठा के देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, आपके फिंगर्स पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, थोड़ी देर बाद आपको पेन होने लगेगा। अब दूसरा काम कर सकते हैं, उसके बाद आप क्या कीजिए, जो स्ट्रिप्स आपके पास पतली है उसके ऊपर आप कपड़ा लपेट दीजिए, वो थोड़ा चौड़ा हो जाएगा। अब आप उसको उठा के देखिए तो ये विल बी मच मोर कंफर्टेबल, क्योंकि कपड़ा लपेटने से क्या हुआ, आपका एरिया बढ़ गया और वो जो स्ट्रिप थी वो आपके हाथ पे पेन नहीं कर रही। दैट इज वेरी क्लियर। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रेशर जो है इनवर्सली होता है एरिया के इक्वल, यानी कि अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। यस, दैट्स व्हाई इसके एप्लीकेशंस को हम लोग यूज करते हैं कई जगह, जैसे हैंडल ऑफ द बैग। अगर हमारे बैग का हैंडल या सूटकेस का हैंडल अगर ये ब्रॉड है तो ये हमारे हाथ के ऊपर बहुत कम प्रेशर क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से हम इसे इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ना दूसरा और एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। हम लोग मकान बनाते हैं, तो मकान बनाने से पहले हम लोग क्या रखते हैं, फाउंडेशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज बेस ऑफ द बिल्डिंग। अगर ये बेस पतला होगा तो क्या होगा, टैंक की कंडीशन आपने देखी अभी, यस, चेन ब्रॉडर एरिया में थी, कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया ज्यादा था तो प्रेशर कम लग रहा था, इजीली चल रहा था। जैसे ही उसका एरिया कम हुआ, वेट ज्यादा था, तो टैंक सैंड में सिंक कर गया। यही कंडीशन होती है हमारी बिल्डिंग के साथ भी। अगर हम लोग बिल्डिंग के बेस को ब्रॉडर रखेंगे तो हम उसको कई स्टोरी तक बना सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है, सिंपल, प्रेशर कम हो जाता है ग्राउंड पे और बिल्डिंग सिंक नहीं करती है ग्राउंड में। Buildings are provided with a broad foundation so that the pressure exerted on the ground become less. Whatever the buildings are there, they can withstand to the ground for the longer time. यानी कि अगर ब्रॉड बेस है तो हम अपनी बिल्डिंग को काफी समय तक खड़ा रख सकते हैं और 2-3 मंजिल भी मकान बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। दैट्स ऑल दीज थिंग्स। अब एक और कंडीशन, आपने ट्रेन में सफर करते हैं आप, ट्रेन के टायर्स को कभी देखा है, लोहे के होते हैं, यस, रबर के नहीं। वो किसके ऊपर चलते हैं, पटरियों के ऊपर चलते हैं। तो ये हमारी पटरियां हैं कुछ, एक ये रेल हो गया, इसे बेसिकली हम लोग रेल कहते हैं।
इसके बीच में जो है हम लोगों ने कुछ स्लीपर्स लगाए हुए हैं, हर जगह स्लीपर्स है। अगर हमारी ट्रेन के ट्रैक्स के बीच में ये स्लीपर्स ना हो तो क्या होगा? सेम थिंग हैपन जो अभी हमारे टैंक के साथ हुआ है। ये जितनी भी रेल है, ये जितनी भी ट्रैक है, ये ट्रेन के वजन को सह नहीं पाएंगे और ये जमीन के अंदर सिंक हो जाएंगे और हमारी ट्रेन प्रॉपर्ली चल नहीं पाएगी। तो इन स्लीपर्स का काम क्या है? इन स्लीपर्स का काम है कि कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया को बढ़ा दिया जाए। जो भी प्रेशर होता है दैट इज इक्वली डिवाइडेड ऑन द ग्राउंड, और जब वो इक्वली डिवाइड हो जाता है तो ट्रेन हमारी आराम से इस ट्रैक पे चल सकती है विदाउट सिंकिंग इन द ग्राउंड। दिस समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वही बात आ रही है कि प्रेशर कम हो जाएगा कब? जब एरिया ज्यादा होगा। एरिया ज्यादा, प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और प्रेशर कम हो गया दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट कैन नॉट सिंक इन द ग्राउंड एंड इट विल इजीली मूव। चलिए एक एग्जांपल बताता हूं। पहले के टाइम में जो हमारी साइकिल्स आती थी उनके टायर्स पतले होते थे, बताया आपको भी। और आजकल जो साइकिल्स आ रही है उनके टायर थोड़े ब्रॉडर है। पतली साइकिल के जो टायर थे पतले साइकिल में लगे थे पहले, उसको हम इजीली चला लेते हैं क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कम होता है। बट अगर उस साइकिल को कभी हम रेत में लेके जाए तो हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम होती है, हम उसको खींच नहीं पाएंगे, ड्रैग नहीं कर पाएंगे। और आज की जो टेरन बाइक्स आ रही है बेसिकली चौड़े टायर वाली, अगर आप उसको रेत में लेके जाए तो आप चला लेंगे ना। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया ज्यादा है, रेत में वो आराम से चल सकती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमने एरिया को बढ़ा दिया है तो अपने आप प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। तो इन एंटायर चैप्टर वी नीड टू जस्ट नो अबाउट दिस थिंग दैट इफ वी आर रिड्यूसिंग द एरिया pressure will be more, but if we are increasing the area then the pressure will definitely reduce. So here the things are there जो अभी मैंने आपको explain किया है। Railway tracks are laid in the cement or iron sleepers so that the pressure exerted by the train is spread over a larger area, thus the pressure become less, और इसकी वजह से हमारे रेल जो है वो जमीन में सिंक नहीं होगी। चलिए और दूसरी चीज, डेली लाइफ की चीजें। घर में नाइफ होता है, आपने कभी एक देखा जो नाइफ है उसके एक तरफ तो ब्लंट पार्ट होता है और दूसरी तरफ आपका शार्प पार्ट होता है। क्या कभी आपने इस वाले पोर्शन से किसी भी चीज को काटने की कोशिश की है? क्या कंडीशन होगी? नहीं कटेगा। बट अगर आप इस वाले पोर्शन से किसी भी चीज को काटेंगे इट विल बी इजीली कट। डू यू नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? वेरी गुड, अब तो आपको समझ में आ गया है क्योंकि यहां पे शार्पन ब्लेड है, कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया लेस है, दैट मींस प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। वेरी गुड, यही चीज 100 के साथ भी है। सो हियर द थिंग्स आर देयर, द कटिंग टूल्स हैव शार्प एज टू रिड्यूस द एरिया, सो विद लेसर फोर्स more pressure will be exerted and the things can work very easily. तो कम प्रेशर के साथ ज्यादा फोर्स क्रिएट होगा जिससे हम इजीली चीजों को कट कर सकते हैं। नाउ अनदर एग्जांपल इज देयर विद द ट्रैक्टर। आपने देखा ट्रैक्टर से हम लोग क्या करते हैं? चलिए बताइए। ऑब्वियस सी बात, एग्रीकल्चर वर्कआउट करते हैं। तो जब भी हम एग्रीकल्चर वर्कआउट करते हैं तो कभी कभी हम हैरो से खेत की जुताई भी करते हैं, फ्लोइंग करते हैं जिसे कहते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है? सॉफ्ट हो जाती है सैंड, हमारी फील्ड की सैंड सॉफ्ट हो जाती है, जो सॉइल है वो सॉफ्ट हो गई। अब सॉफ्ट सॉइल में सिंकिंग इजी होगी, कोई भी पतली चीज अगर आप लेके जाएंगे तो दब जाएगा। तो ट्रैक्टर को तो काम वही करना है, क्या करना है? खेतों पे करना है जहां पे सॉफ्ट सैंड है। अब इसमें क्या कंडीशन होती है कि जैसे भी वही सेम चीज, इफ प्रेशर वांट टू बी लेस दैट मींस एरिया शुड बी इंक्रीज। यहाँ ट्रैक्टर के पिछले पहिए का एरिया बढ़ा दिया गया है। तो ट्रैक्टर हैव ब्रॉड टायर्स, so there is a less pressure on the ground and the tires do not sink comparatively soft ground in the field. comparatively का मतलब अगर हम कंपेयर करें दूसरी चीजों से तो इसके टायर सिंक नहीं होंगे बिकॉज ब्रॉडर एरिया इज देयर। अब इसका ब्रॉडर एरिया आप ये देख सकते हैं, टायर को बाहर निकाल के दिखा गया है। कॉन्टैक्ट सरफेस हियर इज टू मच और इस एरिया की वजह से प्रेशर रिड्यूस हो जाता है और ट्रैक्टर इजीली सॉफ्ट फील्ड में चलने लगता है। नाउ सम इलस्ट्रेशन इज देयर, वन क्वेश्चन इज देयर।
अब इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि आपने कितना समझा है। आई विल नॉट शो यू द सॉल्यूशन फर्स्ट, आई विल गिव यू द फ्यू सेकंड्स टू जस्ट थिंक कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, एक वुडन ब्लॉक है, उसको टेबल पे रखा हुआ है हमने, और इस वुडन ब्लॉक का मास जो है दैट इज 6 kg। इसकी डायमेंशंस दी हुई है 80 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। हमें पता है हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना होगा हमें, मीटर में, दैट वी विल डू। तो हमें क्या चीज पता करनी है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन टेबल टॉप। टॉप के ऊपर ये वुडन ब्लॉक जो है कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। अगर इसे हमने अलग अलग तरीके से रखा, पहला तरीका क्या है, इसको 30 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर के सरफेस से रखेंगे, और दूसरा 80 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के सरफेस को टच करके रखेंगे। दैट मीन्स एक बार हम इसको ऐसे रखेंगे और एक बार हम इसको ऐसे रखेंगे। तो सिंपल चीज है, हमें क्या चीज निकालना पड़ेगा, पहले एरिया, दैट्स गुड। और हमारे पास दिया हुआ है मास, हमें पता होना चाहिए F इजिकल टू एम जी, जी की वैल्यू यहां पे दी हुई है, जस्ट टेक केयर अबाउट दिस थिंग। तो हम फोर्स निकाल लेंगे, फिर हम एरिया निकाल लेंगे 13 to 10 सेंटीमीटर का, 18 to 10 सेंटीमीटर का, बट वी नीड टू टेक केयर दैट इट द वैल्यू शुड बी कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड यूनिट, दैट वुड बी मीटर। चलिए देखते हैं कैसे हो रहा है। वेरी गुड, फॉर्मूला ध्यान आ गया आपको, कन्वर्जन हो जाएगा और आप वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आपके सामने है। हैव अ लुक अप फर्स्ट कंडीशन, जहां हमने 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर के साथ रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट देम। क्लियर, तो यहाँ पे हमने लिखा है और मल्टीप्लाई भी कर दिया है, यहाँ पे कन्वर्जन कर दिया हम लोगों ने। तो 30 सेंटीमीटर मीन्स 30 अपॉन 100, इट बिकम्स 0.3 मीटर, एंड 10 डिवाइड बाय 100 इट बिकम 0.1 मीटर। तो हमने इसकी वैल्यूज को निकाल लेना है। दूसरी बात हमने देखा डायमेंशन को 80 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर से, सेम चीज हमने इसको भी कन्वर्ट कर लिया मीटर में, वैल्यूज आर हियर। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट ग्रेविटी, वी नो अबाउट दैट, प्रेशर इन फर्स्ट केस एंड प्रेशर इन सेकेंड केस, वी नीड टू जस्ट फाइंड आउट बोथ द थिंग्स। अब जब फर्स्ट केस की बात करते हैं हम लोग, तो F अपॉन ए, वी नो अबाउट दैट, फोर्स अपॉन एरिया। जब सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को, तो फर्स्ट केस के लिए हमारी वैल्यू क्या थी, 6 इंटू 10, 6 kg मास था और 10 हमारी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट बिकम 60। मास का डायमेंशन हमारा ये था, तो एरिया हमारा निकला है 0.03 मीटर स्क्वायर। वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे, फोर्स इज 60, देन द एरिया इज 0.03 मीटर स्क्वायर। जैसे हमने वैल्यू को पुट किया तो हमारे पास आया 2000 पास्कल। व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फर्स्ट कंडीशन, जब हमने किस पॉइंट पे रखा था, इस एरिया में रखा, दैट मींस एरिया इज लेस एंड प्रेशर इज 2000 पास्कल। चलिए अब हम सेकंड केस में देखते हैं कि प्रेशर कितना एक्सर्ट हो रहा है। तो यहां पे हमारे पास फॉर्मूला इज सेम, F अपॉन A2, हमने इसको P2 लिया क्योंकि सेकंड कंडीशन है हमारे पास वैल्यूज है सेम, मास इज नॉट गोइंग टू बी गेट चेंज, तो दैट्स वाई मास तुम्हारा 6 kg था और हमारे पास ग्रेविटी कितनी थी 10, तो हमारा फोर्स कितना आ गया 6 न्यूटन का। फोर्स दोनों ब्लॉक में सेम रहेगा, बट जो एरिया है दैट कन्वर्टेड, यहां पे हमारे पास था 0.8 मीटर स्क्वायर और 0.1 मीटर स्क्वायर, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.08 मीटर स्क्वायर की। ठीक है, जैसे हमारे पास ये वैल्यू आती है, हम सेकंड केस में फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो 60 न्यूटन अपॉन 0.08, तो हमारे पास आ गया 750 पास्कल। तो एरिया जैसे ही बढ़ा, पहले हमारे पास कितना एरिया था 0.03 मीटर स्क्वायर, एरिया कम था तो हमारे पास प्रेशर कितना आया था 2000 न्यूटन का, और यहां एरिया बढ़ गया है तो हमारे पास प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो गया है। तो रिमेंबर अबाउट दिस थिंग, अगर एरिया कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो प्रेशर कम हो जाएगा, कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया कम होगा तो ऑब्वियसली बात है प्रेशर अप्लाइड वुड बी मोर। नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द फ्लूइड्स। क्या आप फ्लूइड के बारे में जानते हैं? फ्लूइड किसे कहते हैं? वेरी गुड, एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो, वेदर इट इज गैस और लिक्विड, जो फ्लो करते हैं सब्सटेंसेस उन्हें हम फ्लूइड्स कहते हैं।
अब यहाँ पे ग्लास जो है इसके अंदर का पानी नीचे गिरा और ये फैल गया, दैट मीन्स वाटर इज अ फ्लूइड. सो it is given over here, those substances which can flow easily are known as fluids. गैस भी इजीली फ्लो करती है. चलिए, अब तक हमने ये देखा कि सॉलिड ऑब्जेक्ट दूसरे सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है. क्या फ्लूइड भी प्रेशर क्रिएट करते हैं या जनरेट करते हैं? तो वो प्रेशर के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि प्रेशर इन फ्लूइड्स. सबसे पहली चीज, जो भी फ्लूइड्स है, दैट मीन्स वट एवर द flowing substances are there, whether it is gas or liquid, that exert pressure on the base and walls of the container. अगर इस बकेट के अंदर पानी है तो ये वॉल्स पे भी प्रेशर क्रिएट कर रहा है और डाउनवर्ड्स भी. तो यहां देखिए कॉर्क हमने निकाल दी यहां से बाहर, तो प्रेशर नीचे की तरफ लग रहा था तो पानी बाहर की तरफ गिरने लगा. दैट मीन्स द सिंपल वे इज देयर दैट द प्रेशर इज बीन एक्सर्टेड डाउनवर्ड्स as well as towards the wall also. Clear? So whether this fluid, that may be liquid or gas, exert pressure in all the direction upward also. ऊपर की तरफ भी प्रेशर क्रिएट करते हैं. चलिए अब हम लोग बात करते हैं वाटर या कोई भी फ्लूइड के थ्रू जो प्रेशर क्रिएट होता है उसके बारे में. जनरली जो भी फ्लूइड प्रेशर क्रिएट करते हैं उसे नॉर्मली हम लोग बायंसी कहते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बायंसी. वो छोटा सा एग्जाम्पल, क्या कभी आपने बॉल को पानी के अंदर रखा है फिर उसे छोड़ के देखा है? या कभी आपने खाली बॉटल को पानी के अंदर रखने के बाद उसको रिलीज करके देखा है? बॉटल ऊपर आती है, पर अगर आपने उसी बॉटल को पानी से भर के नीचे छोड़ दिया तो वो नीचे रहती है. क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दैट ऑल इज देयर इन दिस पॉइंट विच इज वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ. इसमें हम लोग पढ़ेंगे बायंसी के बारे में. बायंसी मीन्स अ फोर्स विच इज एक्सर्टेड अपवर्ड्स बाय द फ्लूइड्स. This is something which is there as a definition. So the tendency of liquids which is to exert an upward force on an object immersed in it. मैंने आपको बोला था अभी, आपने कभी बॉल पानी के नीचे प्रेस की हो या आपने खाली बॉटल कैप लगा के, कैप को खोल के नहीं वरना अंदर पानी चला जाएगा, तो आपने कैप लगाई खाली बॉटल में, पानी के अंदर उसको आपने छोड़ा तो क्या होता है, वो बॉटल वापस आती है. दैट मीन्स ये लिक्विड की टेंडेंसी है कि वो किसी भी सब्सटेंस को नीचे नहीं रहने देगा. इट विल जनरली क्रिएट अ अपवर्ड फोर्स, ऊपर की तरफ एक फोर्स क्रिएट करेगा जिसे हम कहते हैं बायंसी, एंड द फोर्स इज नोन एज बायंट फोर्स. चलिए मैं भी आपसे बात ही कर रहा था, आपके सामने एक एनिमेशन है, खाली बॉटल पानी में रखी हुई है, फ्लोट कर रही है, हमने इस बॉटल को नीचे पुश किया. अब क्या हुआ पुश करने से? जैसे ही बॉटल को पुश किया बॉटल बॉटम तक गई और जैसे ही हमने उसके ऊपर से अपना हाथ हटाया, yes, that comes at the surface of the water. That means what? The tendency of the liquid that exert upward force, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, and that phenomenon is known as buoyancy, and the force is known as buoyant force. तो ये जो buoyant force है that works upward, that's why it is also known as an upward force, which is always act on the object which is kept in liquid or it is immersed in liquid. तो ये इसे हम लोग upthrust भी कहते हैं. Thrust means what? Force that has been anywhere downwards. But अगर ऊपर की तरफ वो force लग रहा है, that has been known as upthrust. Very clear? एनिमेशन में बार बार यही चीज दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि हम किसी भी सब्सटेंस को पानी में रखते हैं. अभी हमने बॉटल की बात की थी, बॉटल को रखा और रिलीज किया तो वो ऊपर की तरफ आ रही है बिकॉज ऑफ द बायंट फोर्स. नाउ हियर एग्जांपल इज देयर, इफ अ पीस ऑफ कॉर्क इज हेल्ड बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के नीचे है वो, अगर हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे अपने अंगूठे से तो द कॉर्क इमीडिएटली विल राइज टू द सरफेस. डू यू नो व्हाई? दिस इज ओनली बिकॉज that every liquid exert an upward force. तो यहाँ पे वही हुआ है, कॉर्क पानी के अंदर था, हमने उसके ऊपर एक टच किया तो लिक्विड ने उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया और ये कॉर्क हमारा टॉप पे आ गया, जो कहाँ पे था? बॉटम में रखा हुआ था. दैट इज वेरी क्लियर, ये बॉटम वाला कॉर्क ऊपर की तरफ आ गया बिकॉज जो भी फ्लूइड है इसके अंदर, जो भी लिक्विड है उसने इस कॉर्क के ऊपर
एक अप थ्रस्ट क्रिएट किया, अपवर्ड फोर्स,